हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीआई में हम एज एन आईटी ऑफिसर कैसे ज्वाइन करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड उसको सब्सक्राइब करें। और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि हम आईटी ऑफिसर के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स में अप्लाई कर सकते हैं और उसका पेपर पैटर्न क्या होता है और हमें कैसे उसको टारगेट करना है। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, तो जिसको ज्वाइन करना है, जो प्रिपेयर कर रहा है उसको बिल्कुल ज्वाइन करें। उसमें मैं बहुत सारे अपने जो हैंड नोट्स मैंने खुद के जो प्रिपेयर किए हैं या फिर हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए उसके अलग अलग नोट्स, डेली टारगेट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम बात करें अब सीबीआई में अगर किसी को आईटी ऑफिसर के पोजीशन पे ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जॉब है एज ए सीबीआई के लिए जो आता है रिक्रूटमेंट, वो सीबीआई अपना ये अलग से निकालता है रिक्रूटमेंट। तो इसमें ये फ्रेशर के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें फ्रेशर केवल आईबीपीएस एसओआईटी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी सीबीआई अपना वैकेंसी अलग से निकालता है। बट ये जो स्पेसिफिक ये निकालता है ये केवल रहता है एक्सपीरियंस पर्सन के लिए। तो एक्सपीरियंस पर्सन मींस किसी का 1 साल का एक्सपीरियंस हो आईटी सेक्टर में, किसी का 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, अलग अलग स्केल पे अलग अलग वैकेंसीज़ के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहती है, उसके हिसाब से उनका क्राइटेरिया है। तो अगर स्केल 1 की हम बात करें तो स्केल 1 के लिए मिनिमम आपका 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ मैं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बीटेक होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी या फिर ईसीई, या इसके अलावा अगर किसी ने एमसीए कर रखा है इन आईटी सीएस या फिर एमएससी है आईटी में, तो वो इस चीज़ के लिए वो बिल्कुल अपना अप्लाई कर सकता है इस एग्ज़ाम के लिए। और इसके अलावा आपको बीटेक में या फिर जो भी एमसीए एमएससी इन सब में आपको 60% मैंडेटरी है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए आपको 55% चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। और इसके अलावा बात करें आपका एज का, तो एज इसमें आपका मैक्सिमम 30 इयर्स, इसके अगर अंडर में आते हैं आप 30 इयर्स के अंदर तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं स्केल 1 के लिए। और अब बात करें स्केल 2 के लिए, तो स्केल 2 में आपका मैक्सिमम 33 इयर्स का एज रहता है क्राइटेरिया। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो सेम है, जो आप मैंने स्केल 1 के लिए बताया वही स्केल 2 के लिए है। और इसके अलावा बात करें हम अगर इसके वर्क एक्सपीरियंस की, तो इसमें वर्क एक्सपीरियंस आपको 3 इयर्स का चाहिए। इसमें स्केल 2 के लिए 3 इयर्स मैंडेटरी है, वो आईटी सेक्टर में आपका होना चाहिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि स्केल 2 लेवल पे बैंक्स क्या करती हैं, कुछ सर्टिफिकेशन मैंडेटरी कर देती हैं। अगर किसी को जावा डेवलपर के लिए चाहिए तो वो हो सकता है उसमें कह दे कि आपको जावा में कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से, ये नहीं कि आप यूडेमी कोर्सेरा का सर्टिफिकेशन करके आप इसमें प्रोड्यूस कर रहे हो कि मैंने ये सर्टिफिकेट किया हुआ है। या फिर उसके अलावा वो कह सकती है आपका क्लाउड में सर्टिफिकेशन होना चाहिए, क्लाउड में तीनों में एज्योर में हो या फिर AWS या फिर GCP। तो ये सर्टिफिकेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। स्केल 1 पे तो ये डिज़ायरेबल रहता है, या फिर आपको अगर ये आपके पास है तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू में थोड़ा सा एज मिलेगा। बट स्केल 2 लेवल से क्या होता है, बहुत सारे बैंक्स क्या करती है आपको वो मैंडेटरी कर देती है। तो कोई भी अगर कैंडिडेट इस तरीके के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहा है तो मैं उनसे यही एडवाइस दूंगा कि इस तरीके के सर्टिफिकेशन एटलीस्ट एक क्लाउड में सर्टिफिकेट कर ले आपका जिसमें इंटरेस्ट है, या तो AWS में कर ले या फिर एज्योर में या फिर GCP में, जिसमें भी इंटरेस्ट है एक अच्छे लेवल का सर्टिफिकेशन कर ले। तो ये आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू के टाइम पे एज देगा ही, क्योंकि उनके मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं स्केल 2 पे, स्केल 1 पे नहीं है। तो इसके अलावा बात करें अगर हम इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, तो एग्ज़ाम पैटर्न में इसमें आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, एक ही एग्ज़ाम है, ज़्यादा नहीं कि इसमें प्रीलिम्स दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, देन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको केवल एक ही है लेवल जो कि ऑनलाइन रिटन टेस्ट है, जो कि 100 क्वेश्चन रहते हैं और 100 मार्क्स के लिए। और इसमें भी एक अच्छी बात ये है कि इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का कोई इसमें मैच नहीं है, इसमें कोई एग्ज़ाम क्वेश्चन नहीं आना है आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब वो रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं कि यार हम कैसे जॉब के साथ क्वांट पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें। तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आप बिल्कुल अपना फोकस कर सकते हैं केवल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स पे, क्योंकि इसमें जो 60 क्वेश्चन रहते हैं वो आपको स्ट्रीम से ही आता है, तो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स रहेंगे आपको। इसमें नेटवर्किंग हो गया या फिर DBMS हो गया, COA हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इस तरीके के जो मेन जो सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस में वो आपको पढ़ाई करना है। तो ये 60 क्वेश्चन उसके रहेंगे। इसके अलावा जो 20 क्वेश्चन इसमें और रहते हैं वो कंप्यूटर नॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या होता है 20 क्वेश्चन रहते हैं 20 मार्क्स के लिए।
तो ये भी यार कंप्यूटर नॉलेज मतलब क्या, उसमें आपको बेसिक क्वेश्चन से रहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड ही, बेसिक वाले रहेंगे। जैसे आपको मान लीजिए हो सकता है किसी का शॉर्टकट पूछ दे, कि आपको विंडोज़ का कोई शॉर्टकट पूछ दे, या फिर एक्सेल में पावर पॉइंट में शॉर्टकट पूछ दे, या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वायरस, अलग अलग जो वायरस होते हैं उसमें कोई एक स्टेटमेंट दे दी ये कौन सा वायरस है। तो इस तरीके के जनरल कंप्यूटर जो नॉलेज रहता है वो पूछते हैं उसमें। तो मैं नहीं मानता कि कोई भी अगर कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है या फिर IT ECE का है तो उसको इन सब का नॉलेज नहीं हो। वो बेसिकली ये 80 क्वेश्चंस तो एक समझ लीजिए आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है ये, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। बाकी जो 20 क्वेश्चन बचते हैं, ये 20 क्वेश्चन बैंकिंग एंड करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है। तो अगर कोई मतलब इतना ज़्यादा टच में नहीं है बैंकिंग नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स, या फिर ज़्यादा अपना न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ता है, फिर रिलेटेड नहीं है करंट अफेयर से, तो इसको मैं बोलूँगा बिल्कुल तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। 20 क्वेश्चन में से अगर आप 10 क्वेश्चन तक भी आप टारगेट कर रहे हो तो उसके हिसाब से मैं बता दूंगा आने वाले वीडियोस में कि किस तरीके से हमें बैंकिंग करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, वो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये 20 क्वेश्चन में से हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि 10 क्वेश्चन एटलीस्ट हम अटैम्प्ट करें सही सही। तो ये हो गया टोटल 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन में से अगर कोई कैंडिडेट अगर 60 क्वेश्चन स्ट्रीम में है, उसमें से अगर वो 45 to 50 क्वेश्चन का प्रिपरेशन अच्छे से कर लेता है, और इधर 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, तो 20 में यार मैं नहीं मानता कि 15 से कोई कम करेगा। अगर अच्छा प्रिपेयर है तो अगर थोड़ा ब्रशअप कर लेगा अपने नॉलेज को, तो 15 to 18 क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। और बैंकिंग की रही तो बैंकिंग में 8-10 क्वेश्चन तो कर सकते हैं। अब इसकी बात करें तो ये तो एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए है। इसके अलावा इसमें पेनल्टी भी रहता है, ये नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन को आप तुक्का मार दो। इसमें 0.25 मार्क्स का पेनल्टी भी है। अगर कोई क्वेश्चन गलत आप करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके रिड्यूस भी होंगे। और इसके अलावा जो कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ इसमें जैसे जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए इसका कट ऑफ इन्होंने डिसाइड कर रखे कि 50% चाहिए। अगर 100 क्वेश्चन है तो 50% मीन्स 50 मार्क्स आपका मस्ट है, इससे ज़्यादा होना चाहिए तो आप इसको रिटन को क्वालिफाई करते हो। वैसे ही अब बात करूँ अदर कैटेगरीज़ के लिए जिसमें SC ST OBC PWBD ये सब कैटेगरीज जो आते हैं, तो उनको 45% रिक्वायरमेंट होती है रिटन टेस्ट में। अगर उनका इतना आता है तो वो इस रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। बाकी इसके अलावा इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ होता है वो इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में वो भी क्या होता है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है। उसमें भी इनका कट ऑफ क्या रहता है, डिसाइड रहता है कि 50% आपको चाहिए इन जनरल एंड EWS कैटेगरी और 45% फॉर अदर कैटेगरीज। बाकी नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है कि अगर एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है या फिर पेपर बहुत ही टफ आ गया तो ये कट ऑफ को रिड्यूस भी कर सकते हैं, बट बढ़ने के चांसेस कम ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि मस्ट 50% होना ही चाहिए या फिर 45%। तो अगर आप टारगेट इस हिसाब से करें, बट मैं यही कहूँगा कि यार क्यों कट ऑफ के लिए हमें देखना। अगर किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम केवल कट ऑफ को नज़र में रख के हमें प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। अगर उससे हम अच्छा करें, अगर 70 मार्क्स ला रहे हैं, 75 मार्क्स ला रहे हैं आउट ऑफ 100, तो वो आपको एक इंटरव्यू में मेरिट में भी आने में हेल्प करेगा। केवल आप कट ऑफ ही ला के और कट ऑफ मार्क्स इधर भी ला रहे हो, कट ऑफ मार्क्स इंटरव्यू में ला रहे हो, तो हो सकता है किसी कैंडिडेट्स के 80 मार्क्स आ रहे हैं, 70 मार्क्स रिटन में आ रहे हैं, इंटरव्यू में भी अच्छा किया है, तो वो तो ऊपर रहेगा ना आपके लिस्ट में, रैंक में आपसे ऊपर रहेगा वो, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से पढ़ाई करो कि आप जितना स्कोर कर सको इस रिटन एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स बहुत कम ही मिलते हैं जिसमें क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं है। आप डायरेक्ट अपने स्ट्रीम, आपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे आप फोकस कर रहे हो, तो 80 क्वेश्चन में से आप जितना स्कोर कर सको कंप्यूटर नॉलेज और स्ट्रीम में, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना। और कोई भी आपको अगर क्वेरी है इससे रिलेटेड, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर इसके अलावा मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को। कोई भी क्वेरी आप उसमें पूछें, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।